ये हो गई रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो यूपी ट्रिपल एससी जो है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, तो उसके तहत जो अभी पीईटी एग्जाम जारी किया गया, जिसे बोलते हैं प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, है ना। तो क्या है उसका इंपॉर्टेंस, किन किन क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, उन सभी के बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ, और बहुत एक शॉर्ट में चर्चा होगी। उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट कर देंगे आपका इंडियन पॉलिटी का, जहां से छूटा हुआ पार्ट था आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो दो सीरीज चलेंगी एक साथ, जो जीएस है उसमें एक तरफ आपका इंडियन पॉलिटी चलता रहेगा, साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी चलता रहेगा, ठीक है, दोनों ही साथ चलेंगे। कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पॉलिटी भी रहेगा कंटिन्यू और ज्योग्राफी भी रहेगा। ज्योग्राफी इवनिंग में 2 दिन चलेगी, पॉलिटी कंटिन्यू चलती रहेगी, बाकी 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग, और 9 बजे के जो क्लास है वो 10 बजे या 9 बजे क्लास हमेशा परमानेंट रहेगी रहेगी। नोटिस आपको मैंने पहले ही जारी कर दिया था, 8 बजे मैंने कहा था जारी कर दूंगा, मैंने नोटिस में भी चैट में भी बोला था कि 10 से 11 क्लास होगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पीईटी एग्जाम की। क्या होता है इसका, प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। डबल एल होगा सर, नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा कैसे करेंगे, सबसे दो कौन कौन सवालों पे यानी किस किस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। एक जो हमारा मुद्दा होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, रजिस्ट्रेशन कब है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है, हालांकि आपने नोटिस में भी पढ़ लिया होगा, और इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कैसे किया जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। नोटिस मैंने डाला था और आपका उसमें मैथ परमानेंट रखो आप, हाँ मैथ परमानेंट ही रहेगी क्लास, मैथ की क्लास परमानेंट रहेगी, मॉर्निंग टाइम में कंटिन्यू रहेगी, एक क्लास मैथ की परमानेंट ही रहेगी, मैथ और जीएस परमानेंट रहेगा, घबराइए बिल्कुल मत, अल्टरनेट क्लास होगी वो, इसीलिए तो हमने 2 क्लास रखी हैं, 2 क्लास करने का मतलब ही यही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लिए जो आपके शैक्षिक योग्यता है वो क्या होगी, यानी क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि अब इसका जो टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम है, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और उसकी वैलिडिटी क्या होगी। चलो आनंद बाबू भी लाइव आ चुके हैं, और उसकी वैलिडिटी क्या होगी। और नेक्स्ट है कि इसमें जो मार्क्स लगेंगे यानी पासिंग मार्क्स या कट ऑफ रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझना जरूरी है। कुछ लोग पासिंग मार्क्स समझ रहे हैं या कट ऑफ की बात जो होती है, मैं इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप बहुत अच्छे से समझें। और आज ही मैं रिजर्वेशन के बारे में भी बता दूंगा, जो आरक्षण होता है उसके संबंधित मुद्दा क्या है, इसमें आरक्षण की बात जो कही गई है ना, तो उससे क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो किस किस मुद्दे पे बात होगी, एक तो रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन सी लास्ट डेट क्या है, और कैसे उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद जो है इसका सिलेबस क्या है एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न क्या है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वैलिडिटी क्या है, आप पास होने के बाद उसका क्या वैलिडिटी होगी, कितना समय तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है, वो देखना है। और काम वैलिडिटी में ही हम देख लेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस एग्जाम के लिए ये जरूरी है। और अगर आपको उत्तर प्रदेश में जितनी भी, देखो जैसे अगर मान लो यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस का अपना एक भर्ती बोर्ड है, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है यूपी पीआरबी, वो अलग चीज है, क्योंकि उसका अपना बोर्ड है। बाकी जितने भी अन्य जो समूह खा और गा ग्रुप बी एंड सी की जितनी, सॉरी सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी की जितनी भी भर्ती हैं वो सारी की सारी कहाँ होंगी, इसी के द्वारा कराई जाएंगी, ठीक है। और ग्रुप ए छोड़ दो, बाकी सारा इसी में आ जाएगा। ग्रुप ए के अंतर्गत आ जाती पीसीएस एग्जाम है या जो ऑफिसर रैंक की एग्जाम होती है, उनको छोड़ के बाकी सारे इसी में होंगे। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है, और इसका फॉर्म फिल भी करना जरूरी है, आप लोगों को अप्लाई भी करना है सभी को।
और पास भी होना है। सिलेबस बहुत अच्छा है, आपको अभी मैं जब सिलेबस समझाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा, जो आप क्लास में अभी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, इसी को पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं एक एक टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। और बहुत जरूरी है इस क्लास को, अन्यथा ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बिना इसके पीईटी के अगर लेखपाल की भर्ती आई या कोई भी भर्ती आती है जो छोटी मोटी, पुलिस की बात नहीं करना, पुलिस का अलग बोर्ड है, उसमें नहीं मान्य होगा, बाकी जितनी भी भर्ती है उन सभी के लिए एक क्लास की जॉब छोड़ के अगर ये एग्जाम पास नहीं किया तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे। सर एक बार और प्लीज, अभी मैं कर दूंगा डिस्कस, अभी मैं आपको नाम बता देता हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं पीईटी पर, ठीक है। जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, ये जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है ना, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, कमीशन है, इसके तहत जो भर्ती है समूह खा एंड गा के, उसमें क्या होगा, इस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया। जैसे क्या होता, अभी तक आप लोग टीचर का जब एग्जाम, जो टीचर बनते हैं वो टेट देते थे, टीईटी, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल में गवर्नमेंट में जाते थे वो सीईटी देते, सीटेट देते थे, ठीक है ना। और अगर अपर लेवल में जाना है तो पीजीटी या टीजीटी में देते थे। तो वैसे ही एक क्या कर दिया, इसमें भी कंपलसरी कर दिया। एक बार शायद याद हो आपको, मैंने शायद कल भी ग्रुप में भी शेयर किया था, एक एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड के वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने वो देखी होगी। तो मैंने कहा था वहां पर क्या होगा कि सीईटी करवाया जाएगा, ये बिल्कुल वही पैटर्न है, ठीक है, सीईटी का ही फॉर्मेशन है, बस यूपी ट्रिपल एससी ने से पीईटी नाम दे दिया, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, सीईटी पैटर्न पे ही है ये, एनआरए की ही एक क्या है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत ही काम कर रही है ये ना। तो ये घबराओ मत, इसका क्या इंपॉर्टेंस, चलो अब मैं बाकी चीजों पे बाद में चर्चा करूंगा, ये इतने पॉइंट पे चर्चा करनी है, इन्हें आप नोट करो। फिर मैं सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पॉइंट, रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। 2 मिनट वेट करो बस, मैं इंक एक बार मार्कर में थोड़ा फिल कर लेता हूं। सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे, कि रजिस्ट्रेशन की डेट बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, इस पे भी ब्रीफ में चर्चा मतलब बहुत शॉर्ट में होगी। इन 3 चीजों पे चर्चा हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो सिलेबस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पासिंग मार्क्स का जो आपका डाउट है ना, इसे बहुत क्लियर करना है। आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसमें पास होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसमें मैक्सिमम मार्क लाने, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। ये छटनी एग्जाम है और इसी पे मेरिट बनेगी, ध्यान रखना, क्योंकि पता चले कि आप मेंस के लायक ही ना रहे, क्योंकि कट ऑफ तो इसी पे लगेगी ना। तो पहला एग्जाम तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पास करने के बाद ही तो आप योग्य, फॉर्म तो भर लेंगे पास 33% में भी, लेकिन क्या होगा, कट ऑफ में नहीं आएंगे ना। जैसे रेलवे में अभी पहला एग्जाम हुआ था, बस वही समझ लो, आगे वाले समय में ये रेलवे का एग्जाम नहीं होगा, प्री सीईटी होगा। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती आई तो पीईटी हो गया ये, ठीक है, इसमें पास हो जाओगे, इसी पे कट ऑफ लगेगी। जैसे अभी रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, वो प्रीलिम्स ही तो था, अगर सीईटी होता तो वो एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट मेंस होता है ना। कमेंट करके बताओ ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। कमेंट कर दिया करो, बीच बीच में कमेंट कर दो, एक बार बता दो विकास, यश बाकी लोग भी कमेंट करके जल्दी से बताओ जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। इज इट क्लियर, कमेंट प्लीज। आनंद साहब के यस, यस सर, इसमें तो कट ऑफ जाएगी। ग्वाल वाल कृष्णा जी यानी अनुज यादव भी आ चुके हैं लाइव, नहीं सर, अच्छा आप नहीं समझ पा रहे हो, आप अभी आए हो क्या लाइव। ग्वाल वाल कृष्णा, अनुज यादव जी, कोई बात नहीं, घबराओ मत, अभी मैं सब रीड आउट क्लियर कर दूंगा। बाकी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है बार बार नहीं बताऊंगा, ये देख लेना, अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा, यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये बात कर रहा हूं मैं यूपी ट्रिपल एससी ने जो समूह खा एंड गा के लिए जो भर्ती के लिए क्या हुआ, पीईटी एग्जाम नोटिफिकेशन जारी किया कि आप पीईटी के लिए अप्लाई करें। ये क्या है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम को पास करने के ही बाद ही अगर जितनी भी भर्ती निकलेंगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, चाहे वो लेखपालिक हो या और कोई भर्ती हो या सचिवालय के अंतर्गत कोई भर्ती आती है, वो सारी जो भर्तियां हैं उनमें फॉर्म जब ही आप फिल कर पाएंगे जब पीईटी आपका क्लियर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह है। कल आपने लोगों ने शायद मेरा वीडियो देखा नहीं है, मैंने सबको शेयर किया था वो वीडियो ग्रुप में, एनआरए वाला व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सबको वीडियो शेयर किया था वो, लेकिन आप लोगों ने शायद देखा ही नहीं है ना, अन्यथा ले लिया उस चीज को। चलो
तो ये पीईटी एक प्रीलिम्स एग्जाम है और वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई मैं समझा दूंगा, नो ज्यादा बिल्कुल मत घबराओ आप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 मुद्दा है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूं तो इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है वो ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 21 जून 2021, ये लास्ट डेट है। ठीक है, फाइनल सबमिशन फॉर्म की जो डेट है, फाइनल सबमिशन कब होना है, वो 26 जून 2021 है। अगर कोई गड़बड़ी होती है उसके लिए 2 दिन का और टाइम दिया जाए, करेक्शन का जो डेट है। और ध्यान रखना फॉर्म जो है वो फिल करना है एकदम अपना डेटा सही भेजें, सावधानी से फॉर्म फिल करें। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको वन टाइम, एक बार आपको मिलेगा एक चांस उसको करेक्ट करने का। तो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 28 जून 2021। ठीक है, 28 जून 2021। ठीक है, वो लास्ट डेट होगी फॉर्म करेक्शन के लिए। ठीक है ना, अगर आपने मान लो 21 जून से पहले ही फॉर्म भर दिया, आजकल में आप फिल कर दो फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं, 5 जून से स्टार्ट है शायद ना, तो उस फॉर्म को फिल कर देना। नोटिफिकेशन भी मैंने जारी किया। फॉर्म फिल करने के बाद आप एक बार चेक करना सारा डेटा जो आपने भेजा है, वो नाम है, मतलब जो भी आपकी मतलब रिक्रूटमेंट जो जो वहाँ पे डिमांड की गई, चाहे फिर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या क्वालिफिकेशन हो, है आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, इनमें कहीं भी अगर कोई करेक्शन है तो वो एक बार एक चांस मिलेगा आपको करेक्ट करने का, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, डेटा बहुत सही से फिल करना है। ठीक है, ये तो होगी रजिस्ट्रेशन की बात। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को टोटल 5 स्टेप होती है इसमें। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, सादा रजिस्ट्रेशन होगा, नाम वगैरह। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका क्या प्रोसीजर होगा, फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेंगे, वो फिल करेंगे। रिमेनिंग पार्ट में सारी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब चीजों की डिमांड करेगा। आपका एड्रेस है, आपके मम्मी पिताजी का नाम, ठीक है, आपका जो भी कास्ट है, वो सारी चीजें, मतलब रिलीजियन, ये सारी चीजों की डिमांड कहाँ होगी, रिमेनिंग पार्ट को फिल करोगे। उसके बाद क्या होगा, फीस सबमिशन होगा। ठीक है, फी पेमेंट हो गया, फीस पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सबमिशन हो जाएगा, सबमिट। और सबमिट करने के बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है आपकी, प्रिंट आउट। ठीक है, प्रिंट आउट, ऑनलाइन जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो। ये हो रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अप्लाई करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा। देन रिमेनिंग पार्ट फिल करना पड़ेगा जो जो डिमांड की जाएगी। फिर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद। अच्छा, फीस पेमेंट की बात करूं तो आप जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो कितनी है, 165 रुपए और 160 और प्लस 25 यानी 185 रुपए रखी गई है। ठीक है, यदि आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 95 रुपीज फीस रखी गई है। ठीक है ना, ये फीस है। फीस कितनी पे करनी है, जनरल और ओबीसी अगर कैटेगरी के हैं तो 185, और अगर आप SC ST हैं तो 95 रुपीज आपको क्या करना, फीस पेमेंट करना है। ये मैं बहुत चीजों पे कम चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इन चीजों पे चर्चा का विषय नहीं है ज्यादा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपको मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा छोटा, इनमें कोई मिस्टेक मत करना। बस ये फॉर्म फिल करते समय सावधानी रखना, आप सामने बैठ के फॉर्म फिल करवाना, या आप अपने पास लैपटॉप है, फोन है, जो भी है ऑनलाइन, तो आप उस पर भी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखें जितने केबी की डिमांड की गई वो फोटो उसी हिसाब से, इसलिए फॉर्म फिल करवा लेना, किसी को 50 रुपए दे देना, उनका रोजगार भी चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाला डाउट क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट समझ आया कि यहाँ क्या क्या चीजें डिमांड की जाएगी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। हाई क्वालिफिकेशन में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी 10th पास हो या समकक्ष उसके, या उसके अलावा भी कोई अगर डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th। ठीक है, 10th पास। जल्दी से बताओ, फिर हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं और उसके बाद उसके जो आगे का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, पासिंग मार्क्स का समझना है, कट ऑफ को समझना है, क्योंकि इन पार्ट पे चर्चा करने से कोई ज्यादा विशेष फायदा नहीं है। सर लॉग इन फॉर्म फिल डेट 5 जून है, हाँ मैंने वही बोला है, 5 जून से स्टार्ट है, लास्ट डेट 21 जून है। ठीक है, फाइनल जो ये डेट है ये सबमिशन की है, रजिस्ट्रेशन की 21 जून है। अगर आप जैसे रजिस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का पार्ट टाइम लग रहा है फिल करने में, तो लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट ये है। इस डेट तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, बाकी के जो पार्ट है वो 26 जून तक भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और इस डेट तक का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म फिल कर देना। इज इट क्लियर, कमेंट प्लीज, इज इट क्लियर। यस पुष्पांजलि यस, सचिन रावत यस, जल्दी जल्दी से कमेंट करो फटाफट। अंकुश कुमार यस, आनंद सा के यस।
ग्वाल बाल कृष्णा यानी अनुज यादव, यश। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट कराओ। विकास, ज्योति, शाक्या, सचिन रावत का कमेंट आ गया। सचिन रावत रजिस्ट्रेशन तो चल रहे हैं इसके, हाँ हाँ वो ठीक है, भर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी, ज्योति के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट नहीं है तो फोटो वगैरह कोई देख लेंगे सर, एक बार फॉर्म भर के देखना, उसमें तो सिर्फ मार्क्स और रोल नंबर की नीड होगी, वो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी मार्कशीट। ठीक है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं है क्यों नहीं है भाई, होनी चाहिए सबके पास, मार्कशीट तो मिली होगी। विकास शाह के, ठीक है। अगर कोई बात है तो वो बाद में मेरे से चर्चा कर लेना, कॉल करके, सबके पास नंबर है। ठीक है ना। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब आगे के पार्ट पे हम चर्चा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज्यादा चर्चा करने का मेरा वो मकसद नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं, ठीक है, फालतू चीज पे ज्यादा चर्चा अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी जो चर्चा का विषय आगे है। चलो, अब मैंने बात करी क्वालिफिकेशन, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैंने बता दिया कि आपको 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे अपर आप हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, 10th पास। ठीक है। इसके लिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला स्टेप है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। इसे आप लोग नोट कर लेना, सिलेबस को जरूर नोट करना है इस चीज को। सिलेबस का ये सारा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पूरे पूरे इस प्लेटफॉर्म पे करवाया जाएगा, और करवाया जा रहा है, ये सारा पार्ट यही है। ठीक है ना, बिल्कुल। आपके पास मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर चुके हो, टेलीग्राम चैनल में जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, बाकायदा नोटिस में मैंने सिलेबस डाला हुआ है, वहां लिखा भी है यूपीएससी पीईटी नोटिफिकेशन, उसमें देखो सिलेबस लिखा हुआ है, और मैं यहाँ भी लिखा देता हूँ, बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीजों को बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहला चीज है इंडियन पॉलिटी, टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, मैं सारे टॉपिक लिखता हूं। अगला है इंडियन हिस्ट्री, देखो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं लिखा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, इंडियन हिस्ट्री में ध्यान रखना। एंशियंट एक जगह है, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन भारत, ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न, मेडिवल, मेडिवल। ठीक है, दो चीजें। और अगला है नेक्स्ट, इसमें देखो मॉडर्न हिस्ट्री अलग से दी गई है, देखो हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री अलग से एक टॉपिक है। अभी मैं बताऊंगा, ये जितने भी पार्ट हैं ये सब टोटल टोटल इनके 5-5 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी 5 होंगे, इससे भी 5 होंगे। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जहां तक बोल दूंगा कि यहाँ तक 5 क्वेश्चन आएंगे इनसे। 5 नंबर का इनसे आएगा इंडियन पॉलिटी से, 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री एंशियंट और मेडिवल से, आधुनिक और मध्यकालीन भारत से, और मॉडर्न हिस्ट्री से अकेले 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी, ये भी 5 नंबर की है। नेक्स्ट है जनरल साइंस, ये भी 5 नंबर का है। अगला है अर्थमेटिक, ये भी 5 नंबर का है। अगला है इंग्लिश, ये भी 5 नंबर का है, जनरल इंग्लिश आएगी। ठीक है, और अगला है हिंदी, और ये भी 5 नंबर का होगा। कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो टॉपिक और बचे हुए होंगे इसमें, कौन कौन सा हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी ये भी 5 नंबर का होगा। और क्या क्या बचा हुआ है, जनरल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और कोई पार्ट बचा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, अर्थमेटिक हो गया, और रीजनिंग। देखो ये टॉपिक, देखो गिनो, टोटल 10 टॉपिक हो गए होंगे। इन 10 टॉपिक से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, यानी 5-5 क्वेश्चन इन 10 टॉपिक से आएंगे, तो 50 नंबर का हो गया। अब आप बोलना मत बीच में कि सर पेपर तो 100 नंबर का है, तो अभी बचा हुआ पार्ट भी बता रहा हूं क्या क्या है। ये जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक क्या है, 5-5 नंबर के हैं। आगे के पार्ट में मैथ का एक सबसे बड़ी बात, हिंदी के अंदर एक पैसेज आएगा, वो 10 नंबर का पार्ट होगा। ठीक है, टोटल। उसके अलावा जो ग्राफ का पार्ट होता है मैथमेटिक्स में, जो आपने देखा होगा, जिसको बोला जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं हम जिसको। ठीक है, इसमें हिस्टोग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, वो सारी चीज 10 नंबर पे होगी। दो टॉपिक ये हो गए, 10-10। ठीक है, इसके अलावा सम्स आएंगे, करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी। ठीक है, यानी 30 नंबर की ये हो गई, और दो टॉपिक और जो बचे हुए हैं वो भी यानी 10-10 नंबर के इसमें रखे गए हैं टोटल। यानी ऐसे करके टोटल कितने का हो गया, 50-100 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है ना, 100 नंबर का टेस्ट होगा। वो पैसेज वाला पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है वो टोटल टोटल पैसेज है 50 नंबर का, और ये टोटल पार्ट है, ये भी आएगा किसका, क्वेश्चन सारे के सारे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी के पार्ट में 10 नंबर का देखो मैं लिख देता हूँ, डीआई लिख सकते हो, या जिसमें तालिका के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें सिलेबस आप देखेंगे तो तालिका लिखा, तालिका का मतलब भी ये होता है, ये चार्ट वाला जो है। नेटवर्क इशू कर गया था क्या? कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्या सभी को आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? ये बीच बीच में अभी नेटवर्क इशू कर जाता है, अभी थोड़ा कुछ दिन से नेटवर्क बड़ा ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। यस 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 यस, अब आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है ना? चलो ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ आया सभी को? बीच बीच में ना आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो एक आध, ठीक है ना? मैंने ये वाला जो पार्ट बताया ये आपको समझ आया? जल्दी से बताओ, इस पे किसी को कोई डाउट है? बहुत इजी पार्ट है, ये सारा सिलेबस वही है जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, इससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आप इस चीज को ध्यान रखना। जितना सिलेबस एग्जाम यहाँ पे कराया जा रहा है वो कंप्लीट सिलेबस है, आपके पीईटी के लिए भी हो जाएगा, जो प्रीलिम्स है एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी, और इसके अलावा हमारा जितना भी चाहे आपका एसएससी एग्जाम, देखो यहाँ पर जो आप क्लास जनरल कॉम्पिटिशन का बैच है, एसएससी के लिए जो एडवांस मैथ का पार्ट है और इंग्लिश का पार्ट है उसके लिए अलग अभी क्लासरूम तैयार करवा दूंगा उस पार्ट के लिए, बाकी सिलेबस सब में यही सेम चलेगा, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना। अंकुश डीआई एक बार बता दो सर। अच्छा डीआई एक बार बता दो, डीआई में डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसके अंदर चार्ट के फॉर्म में, ये मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, इसमें चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, कराऊंगा अभी मैं मैथमेटिक्स में, घबराओ मत, मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये, बता दूंगा डीआई क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसको, ठीक है? अभी ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, ये सारे टॉपिक आप सिर्फ नोट कर लो कि हाँ ये हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस पे नोट करना चाहो नोट कर लो अभी, लेकिन बाद में नोट कर लेना, क्योंकि अभी कोई सिलेबस बता रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है ना? इन चीजों को मैं सबको आपको क्लासरूम में बैठ के यहीं पे क्लासरूम में ये सब करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस। और जब आप देखने जाएंगे एग्जाम तो आपको ये फील भी करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम फिलहाल है भी नहीं कोई एग्जाम, है ना? ये एग्जाम जो आएगा, और ये चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी मैंने जो पार्ट बताए इसके स्टार्टिंग के ऊपर के जो 8 8 क्या 9 यहां तक रीजनिंग वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला, बाकी टोटल जो 9 पार्ट हैं, यानी ऊपर के देखो 9 टॉपिक होंगे रीजनिंग से ऊपर, गिनो जरा 9 टॉपिक हैं या नहीं है, जल्दी देखो फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या ऊपर के सारे 9 टॉपिक हैं या नहीं है? यस यस, देखो सबका कमेंट आ रहा है, यस 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 यस, ठीक है? मैंने क्यों करवा रहा हूँ ये, आपको काउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए करवा रहा हूँ कि ऊपर के जो स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 9 तक के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये आपके 10th और 12th से 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे, ठीक है? तो आप लोग ये मत सोचना कि मुझे एनसीईआरटी खरीदना है, कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ तो रहा हूँ एनसीईआरटी, मैं आपको उसमें से निचोड़ निकाल निकाल के दूंगा आपको कि क्या आपके लिए पढ़ना है, ठीक है? आपको जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने की, जब पढ़ना था तब पढ़ी नहीं, अब पढ़ के क्या फायदा, है ना? आप पछताए का हो जब चिड़िया चुंग गई खेत, जब पढ़ना था तब तो आप पढ़े नहीं हो एनसीईआरटी, ठीक है ना? ये बड़ा भ्रम है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है एडवांस या सब पढ़ाया जाता है, वास्तव में जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना वो अलग ही भाषा है, एकदम सारगर्भित और संस्कृत निष्ठ भाषा है वो लैंग्वेज किसी भी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये आता है जाता है ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो अलग ही भाषा में लिखा हुआ एक एनसीईआरटी बाकी अपने आप में एक परिपूर्ण है, कंप्लीट सिलेबस है। और जब भी आप देखोगे जितने भी यूपी एससी या आईएएस या पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिना एनसीईआरटी रिकमेंड किए कोई भी टीचर नहीं बनेगा, और हर स्टूडेंट एनसीईआरटी जरूर पढ़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही भाषा आती है, जो हिंदी शुद्ध भाषा बोलेगा ना वो एनसीईआरटी का ही एक लेवल है, बाकी कहीं भी हर जगह क्या होता है मिक्सर चलता है, ठीक है ना? एनसीईआरटी जितनी शुद्ध सारगर्भित और संस्कृत निष्ठ भाषा कहीं मिल ही नहीं सकती आपको, जो जितने भी ऑफिशियल जो आपका डेटा आता है, अभी आप देखोगे जो आपका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ना सारा का सारा एकदम शुद्ध हिंदी मिलेगी आपको, बीच बीच में इंग्लिश के शब्द भी मिलेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में किसी भी डिपार्टमेंट में कि जो भाषा जो होती है तो आपको शुद्ध हिंदी लिखो, अदरवाइज आप इंग्लिश का वर्ड यूज है तो इंग्लिश में ही लिख दो। लोग क्या करते हैं इसको भ्रम फैलाते हैं कि देवनागरी वगैरह, हालांकि आपके लिए तो है नहीं लिखने के लिए, आपको तो सिर्फ टिक वाले ही देना है, फिर भी कोई अगर तैयारी करना चाहते हैं आप तो आगे करेंगे भविष्य में तो ध्यान रखना इस चीज को। तो 1 से 9 तक टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, बाकायदा उसमें नोटिफिकेशन में सबसे नीचे दिया गया। और दूसरी चीज, चलो अब इस पे सिलेबस हो गया, मैं इसको रिमूव कर दूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, अब हम चर्चा करते हैं पासिंग मार्क्स पे, और इसमें क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है
है ना। इस चीज पे भी सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, बिल्कुल शर्माना मत। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, नोट हो गया आपका। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है बीच बीच में थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग कहीं घबराना मत, बीच में अगर क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। अगर क्लास में कोई इश्यू हो तो मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर बीच में कभी क्लास हल्का सा कट हो तो आप एकदम भाग मत जाना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए अब हम आगे के डाउट क्लियर करते हैं। सिलेबस आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है कि किस टाइप का सिलेबस रहने वाला है, ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे। और ये मार्क्स की बात की जाए कितने अंकों के होंगे, तो आप समझे एक ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब टोटल 100 अंकों का ये पेपर हो गया। अब बात है कि जब इस एग्जाम को देने जाएंगे तो एक सबसे बड़ा डाउट है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 अगर आपके रॉन्ग हैं तो उस पे एक सही वाला, एक राइट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चला जाएगा। 4 सही पर एक गलत वाला भी अंक कट जाएगा, ठीक है। 1/4 है, ठीक है ना, अर्थात 0.25, ठीक है। एक गलत क्वेश्चन पे आपके 0.25 अंक डिडक्ट कर लिए जाएंगे, कट कर दिए जाएंगे। इतनी चीज तो समझ गए होंगे, इसमें कोई इशू तो है नहीं, इसमें कोई ज्यादा डिटेल कितना बात, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। इतनी चीज तो बहुत इजी समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं आगे की चीजों पे। देखो ये हो गया। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में भ्रम फैल रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए इसके लिए, या कट ऑफ क्या रहेगी। पासिंग मार्क्स क्या है या कट ऑफ क्या रहेगी। देखो जब भी आप इस एग्जाम को देने जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, यस सर, सर जी एक बार और क्या, एक बार और बताना, बताओ एक बार और क्या बताना है, ये बता दो ना मुझे, ये चीज बतानी है क्या एक बार। अंकुश तोमर बेटा क्या बताना है एक बार, निगेटिव मार्किंग, अच्छा निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग का ये कह रहा 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ, देखो समझो, जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन थे एग्जाम में, ठीक है, आपने क्या किया, टोटल अटेम्प्ट किए 4 क्वेश्चन, और इस 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, रॉन्ग हुआ, और 3 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। तो 3 सही क्वेश्चन के लिए आपके 3 अंक हो गए, ठीक है, आपको मिलने चाहिए, लेकिन एक गलत हुआ, इसकी वजह से 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे, अर्थात 0.25 अंक जो है वो माइनस कर दिए। जब इसमें माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2.75 नंबर, 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब समझ आया अंकुश तोमर, आपके पास कितने नंबर होंगे, 2.75, 0.25 मार्क्स क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए गए। इज इट क्लियर। हाँ ठीक है, ये सही वाले में से कटेगा, जब आप हर रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 0.25 काटिए। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी एग्जाम में बैठ के तुक्का ना मार के चला है ना, ऐसे तो कोई भी पास हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसीलिए तो रखा जाता है। आप समझ होगा आगे आपको। चलिए चलिए आगे के आगे चर्चा करते हैं, पासिंग मार्क्स और कट ऑफ पे हम बात कर लेते हैं। देखो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए पासिंग मार्क्स जो होता है, मिनिमम मार्क्स है वो 33% ही रहेगा। लेकिन ये गलत फहमी पाल के मत चले जाना कि 33% आप में पास हो जाओगे, तो सिर्फ आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद ये मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है ही, पासिंग मार्क हो गए आपके, पास हो गए आप। तब आप जैसे अब मान लो इतना आप सबसे पहले पीईटी देने गए, ध्यान से समझना है इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, पीईटी एग्जाम देने गए, आपके 33% मार्क्स आए, आपको 1 साल के लिए वैलिड हो गए, आप अब लेखपाल की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी में कोई फॉर्म निकला, कोई भी फॉर्म मान लीजिए, और उस फॉर्म में फिर आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब जब उसमें टोटल पोस्ट थी मान लो 200 थी, और फॉर्म अप्लाई किए गए 1 लाख, ठीक है, उनको क्या करना, मेंस में उनके ने नोटिफिकेशन में ही बता दिया कि हम इसके 15 गुना जो है वो मेंस एग्जाम में, 2 एग्जाम होता है, एक प्री एक मेंस, और प्री एग्जाम यही माना जाएगा पीईटी। अब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 200 बच्चों में से 15 गुना बच्चे क्या बुलाएंगे, मेंस एग्जाम में बुलाएंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो। तो 15 गुना 200 का 15 गुना कितना हो गया, 15 दूनी 30, यानी 3000 लड़के उनको बुलाने हैं, और फॉर्म भर दिया 1 लाख ने। अब मुझे बताओ, अब जो 1 लाख ने फॉर्म भरा वो सारे के सारे 33% या इससे ऊपर ही वाले ही होंगे। तो अब उनमें से 3000 अगर छांटे जाएंगे तो कौन से बच्चे लिए जाएंगे,
स्टार्टिंग ऊपर से कट ऑफ लगती हुई आती है, जहां 3000 पूरा हो गया वही नंबर बंद। कट ऑफ ऐसे लगती है, किसी के 85 है 100 में से, किसी के 70 नंबर हैं, किसी के 60 हैं, किसी पे 80 हैं, किसी के 95 है, किसी के 100 में 100 भी हो सकते हैं। अब 35 वाले को थोड़ी लेंगे, वो 100 से स्टार्ट करेंगे, घटते घटते उनके जहां 3000 बच्चे मान लो हो गए, उनके 60 नंबर पे, बस 60 नंबर फाइनल, नीचे कट ऑफ। 60 से ऊपर वाले और 60 तक के सारे क्या हो जाएंगे, मेंस एग्जाम के लिए क्या शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? तो 33% सिर्फ आपके लिए क्या है, एक सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप हर बार क्या होगे, मेंस के लिए सिलेक्ट ही नहीं किए जाएंगे, आप शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होंगे। ठीक है, आप समझ आए, इसका कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, कट ऑफ डिपेंड करेगा हर बार पोस्ट पर। इसीलिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, आपको अपनी क्षमता के आधार पर जितने ज्यादा से ज्यादा अंक हो सके लाओ। टारगेट करो 80 85 95 90% लाने का। अब बताओ क्या कमेंट करके जल्दी से, डाउट समझ आया आपको? ये वाला जो डाउट है वो समझ आया? सर इसे 1 ईयर में कितनी बार दे सकते हैं? हाँ, ये डाउट आपका एकदम क्लियर क्वेश्चन है कि 1 साल में कितनी बार दे सकते हैं। ये हर साल जारी किया जाएगा, 1 साल में 1 बार ही जारी किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा ही है, अगर आगे आता है 2 बार में या 3 बार तो अलग चीज है। ठीक है, फिलहाल के लिए 1 साल में 1 बार, उस 1 साल के लिए आप वो वैलिड हो जाएंगे सारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट ईयर में फिर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी हर जगह करेंगे आप, लेकिन सीईटी जितना यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू और खाग और आगे जो भर्ती निकलेंगे उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गा और गा CND। और बताओ जल्दी से, किसी का कमेंट नहीं आया, ये डाउट क्लियर हुआ? ये वाला जो मैंने अभी पॉइंट बताया ये क्लियर हुआ कि मिनिमम मार्क्स का क्या इशू है? आपको मिनिमम से ध्यान ही नहीं देना, मैक्सिमम पे फोकस करना है। ठीक है ना? यस यस यस। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करना। सर जी, सर एसआई में भी नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, एसआई से कोई मतलब नहीं है इसका, मैंने बोला ना, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना अलग बोर्ड है, रेलवे से लेना देना नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग है आरआरबी का ना, उसमें नहीं चलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी जॉब निकलेंगी उसमें अप्लाई होगा, ये हर जगह नहीं होगा। ठीक है, जब एनआरए लागू हो जाएगा तब वो चीज हो जाएगी लागू, अगर उसमें आपने सीईटी नहीं क्वालिफाई कर पाया तब। जिसका अपना खुद का भर्ती बोर्ड है वहां ये चीज अप्लाई थोड़ी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अलग है, वो अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड अपना अलग है, भर्ती बोर्ड है, वो अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो जल्दी पूछो। सचिन रावत, बाकी लोग भी, कोई अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ आया ना सबको? किसी को कोई डाउट है यस या नो तो बोल दिया करो, अगर नहीं है तो नो सर, नो सर बोल दो। सचिन रावत नो, ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो 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 नो, ठीक है, सबके आ रहे हैं कमेंट। ज्योति तोमर, विकास साक्य, आनंद साक्य, पुष्पांजलि, सचिन रावत, अंकुश तोमर, ठीक है, और अनुज यादव, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एज लिमिट का आपके लिए कोई इशू है नहीं, किसी का क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। इसमें मिनिमम 18 साल की स्टार्ट है और 40 साल तक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आप वैसे भी सारे के सारे अंडर 25 या 25 के समथिंग ही होंगे मुश्किल से, हद से हद 25 से, इससे ज्यादा नहीं होंगे आप लोग, इतना मुझे पता है। अभी जो क्लास ले रहे हैं फिलहाल, हो सकता कोई ज्यादा भी हो, मतलब अंडर 30 में तो हो गई, तो फिलहाल आपके लिए एज लिमिट की कोई इशू है नहीं। अब किसी का कोई डाउट है फिर मैं पॉलिटी का अपना आगे का सिलेबस बढ़ाता हूँ जल्दी से, और आप लोग विकास का कहना था सर मैथ की क्लास कंटिन्यू कर दीजिए, मैथ की क्लास परमानेंट रखो, तो ठीक है मैथ की क्लास। बाकी लोग भी बताओ क्या मैथ की क्लास को परमानेंट रहने दें? हम ये सोच रहे थे जीएस का सिलेबस फटाफट खींचते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू जीएस में ही होता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत बोलोगे तो बताओ, मैथ की परमानेंट कर देते हैं, इसमें जीएस में अल्टरनेट कर लेंगे। हाँ, अनुज यादव का भी कहना है, हाँ ठीक है, तो मैथ की क्लास परमानेंट कर देंगे।
अब आप ये बता दो, आप ही लोग खुद बताओ, क्योंकि जिस क्लास में क्या होगा, मैथ में भी अगर आप कंटिन्यू देखो, जीएस का आप बाद में भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की क्लास इवनिंग में रखूं या मॉर्निंग में रखूं, 2 क्लास चलेंगी, तो आप ऐसे रहो कि ज्यादातर लोग लाइव क्लास अटेंड करोगे तो ही मजा आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। अंकुश तोमर मैथ ही परमानेंट कर दो सर, ठीक है। अनुज यादव का कहना है सुबह, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैथ की क्लास रखो। विकास साक्य आप, ठीक है, आप भी कह रहे मॉर्निंग में रखो, चलो ठीक है, सब मॉर्निंग के लिए एग्री हैं तो मॉर्निंग में क्लास कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मुझे तो क्लास लेना है, चाहे आप मॉर्निंग में कर लो चाहे आप इवनिंग में कर लो, मुझे तो क्लास लेना ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। चलिए, अब कोई किसी का डाउट नहीं आ रहा है तो सिलेबस को हम आगे बढ़ा देते हैं फटाफट। किसी का कोई क्वेश्चन आया, कमेंट आया है, कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें सर? घबराओ मत, मैथ में ही जो पहली क्लास मैंने कहा था, जो प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म होने दो, 1-2 क्वेश्चन और जो टाइप के बचे वो करा दूं कंप्लीट, जो थोड़े टफ लेवल के, अभी मैंने लो लेवल में सारा करा दिए हैं आपको। 1-2 लेवल ऐसे होते हैं जहां पे कंफ्यूज करता है, लेंथी होते हैं क्वेश्चन, वो वाले भी अभी कराता हूँ। अगली क्लास जो होगी उसमें एक से एक हार्ड क्वेश्चन है, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो हार्ड नहीं है, हार्ड बोलने के लिए हार्ड है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा आपको। वो कराने के बाद अब उसके बाद लगभग आप 5 क्लास जो है वो कैलकुलेशन पे ही चलेंगी। उसके अंतर्गत आप सबसे पहले डिजिट सम कॉन्सेप्ट चलेगा, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके अलावा कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन चलेगा, सिंप्लीफिकेशन चलेगा, वो सारा का सारा, और वंस डिजिट चलेगा, है ना, और ये शून्यांक वाला पार्ट है, यानी लगभग 5 क्लास में हम वो सारी चीजें फिनिश कर लेंगे। 5 से 7 क्लास, ठीक है, 5 से 7 क्लास में वो कैलकुलेशन वाला पूरा पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर देखना आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, है ना। फिर होगा 2 मिनट में, जैसे मैगी तैयार होती है ना, वैसे 2 मिनट में मल्टीप्लाई होगा, 2 मिनट में फिर क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐड भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। 2 मिनट में मैगी ही नहीं, 2 मिनट में मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। कहने की बात है कि 2 मिनट में मैगी तैयार होती है। चलो आ जाओ इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक था लास्ट, हमने शायद फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करा दिए थे, एफआर वाला पार्ट। इज इट क्लियर? कमेंट करके बताओ क्या यही था, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए थे ना? आई थिंक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे, या कुछ बचा हुआ था? यस यस, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। तो आज नया टॉपिक है आपका संसदीय कार्यपालिका कह सकते हैं, या संसद वाला पार्ट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम करते हैं संसद। चलो भाई, इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ी देर टाइम जो बचा हुआ है इस पे चर्चा कर लेते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं। चलो एक बार जरा मुझे ये बताओ, संसद, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि संसद क्या है? चलो क्या तो छोड़ दो, आप, मैं ही बता दूंगा। आप सिर्फ ये बता दो, संसद जो है भारत, क्लास शायद बीच में अभी कट हो सकती है, कॉल आ गई थी किसी की, तो अगर कट हो तो भागना मत कहीं भी, शायद नहीं होगी अब, क्योंकि मैंने कॉल कट कर दी। चलो जरा बताओ मुझे कमेंट करके कि जो संसद है उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? कोई बता पाएगा संसद के किन किन? 2 चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, संसद के सदनों के बारे में तो पता ही होगा। संसद किन किन से मिलकर बनती है, मेरा क्वेश्चन ये है, आप बताओ जरा, किसी को पता है क्या, या मैं ही बता दूं? जल्दी से बताओ। हाँ, किसी का कमेंट आया, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अच्छा, मैं इसका आकार नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आकार नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आकृति नहीं पूछ रहा हूँ कैसी है, आकृति जो आप बता रहे हो शेप नहीं पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ किन किन चीजों से मिलकर बनती है जो संसद है। शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, चलो मैं बता देता हूँ। त्रिभुजाकार नहीं बताना है, इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से जो मिलकर बनती है, से हम क्या कहें, संसद। संसद के ये 3 भाग हैं, पार्ट हैं,
विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा नहीं है सचिन रावत, विधानसभा नहीं, विधानमंडल में विधानसभा होती है, और विधान परिषद और मुख्यमंत्री जो राज्यपाल का पार्ट है वो विधान मंडल में आता है, ठीक है। ये इसमें नहीं आएगा, विधानसभा नहीं आएगी इसमें, विधानसभा राज्यों में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट संसद में है उसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति का पद आता है, ठीक है। सचिन रावत ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर क्या आएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपसे पूछा। निम्नलिखित में संसद के भाग हैं, ए में था ऑप्शन राष्ट्रपति, बी में लोकसभा, सी में राज्यसभा और डी ऑप्शन था उपर्युक्त तीनों। इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था। कई बार क्या होता है, बहुत बहुत देखो हमने ये चीज करा दी आपको, अब अगर एक्सपीरियंस नहीं होता, मैंने अगर ये चीजें नहीं की होती प्रीवियस ईयर से, तो मैं ये चीज बोलता ही नहीं और आप इसको अन्यथा ले लेते, तो आप लोकसभा और राज्यसभा को तो याद रखते, इनमें से किसी टिक करके आ जाते, क्वेश्चन गलत हो जाता। इसीलिए तो मैं कहता हूं प्रैक्टिस सेट तो लगाओ एक बार, आप प्रैक्टिस सेट में ये देखो तो कि क्या जो मैं करा रहा हूं उससे क्वेश्चन फंसते या नहीं। लेकिन ये मत करना क्योंकि मैंने पूरी पॉलिटी खत्म नहीं कराई है, मैंने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करा दिए। आपको फंडामेंटल राइट्स का एक भी क्वेश्चन आए और आप देखना कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप ये जज करना। मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा दिया, आप देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने आपको सिविलाइज वो क्या नाम है, सिटीजनशिप पढ़ा दिया, नागरिकता पढ़ाया, आप देखो नागरिकता से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं निकलेगा, आप अजवा के देखो, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, ठीक है ना। आप अगर खुद नहीं पढ़ते हो तो अलग चीज है, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा बाहर, निकलने ही नहीं दूंगा। एक भी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ कुछ है ही नहीं। आप एक बार ट्राई तो करो, प्रीवियस ईयर सेट तो लगाओ। ज्योति तोमर, यस सर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं यहाँ। बिल्कुल आप लगाओगे तो आप इस चीज को फील करोगे, मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस की है, मैं जब भी बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन का स्वरूप देखा हुआ है, मेरे पास बुक्स हैं और उन स्वरूप के आधार पे मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, विद प्रमाण बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, ये तीनों संसद के ही भाग हैं। इस पे हम चर्चा आगे करेंगे, पहले हम इस लोकसभा को समझ लेते हैं। इस लोकसभा को क्या कहा जाता है, इस लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन। और इस राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। क्या कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनता द्वारा सीधे जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको कई बार जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है, या बहुमत दल का। अब देखो इसमें एक चीज समझ लेना, ये जो होता है लोकसभा, ये अस्थायी सदन है, ठीक है। आगे इन पे खैर चर्चा और होगी, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। अस्थायी सदन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये क्या किया, उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये परमानेंट रहता है, ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, ये नॉन परमानेंट हाउस है, ठीक है ना। अर्थात ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, ठीक है। ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। आगे मैं बात कर लेता हूं, अगर बात की जाए इसमें सदस्यों की, ठीक है, सदस्यों की, तो कुल सदस्य इसमें कितने हैं, लोकसभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो 550, और वर्तमान में सदस्य कितने हैं, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इस 545 में सॉरी 545 सदस्य वर्तमान में हैं। इसमें से 543 सदस्य जो हैं वो क्या किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, अर्थात वो सीधे चुनाव लड़ते हैं तब आते हैं, और 2 सदस्यों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनयन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये समझो इन चीजों को, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। लोकसभा जो है वो क्या है, एक निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल फिक्स है, 5 वर्ष के लिए होता है। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, आपने वोट दिया, 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, दोबारा फिर वोटिंग होगी। कितने सदस्य थे पूरे भारत में, 545 है निर्धारित, वर्तमान में अधिकतम निर्धारित की गई 550। ध्यान रखना, अधिकतम इतनी हो सकती है, अगर ये कहे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है तो 550, वर्तमान में कितनी है, 545। इस 545 में से सभी सदस्य जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, 543 सदस्य चुनाव लड़ते हैं, और जो जीत कर आते, मतलब लड़ते तो और भी हैं, जो चुनाव द्वारा जीत कर आते हैं वो 543 होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है, राष्ट्रपति का पावर है कि वो 2 क्या करता है, एंग्लो इंडियंस को क्या कर देता है,
भेजता है सीधे संसद में, ठीक है। अगर वो कोटा पूरा हो जाता है तो नहीं मनोनयन करेगा। सर 552 होगी अधिकतम क्या सर? नहीं सचिन रावत 550, 552 नहीं, 552 नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 552 सही है, 552 ही होगी। राज्यसभा में आ जाओगे तो इसमें अधिकतम और वर्तमान में कितने होंगे? इसमें होंगे अधिकतम 250। सचिन रावत सही है, आपका फैक्ट करेक्ट है। 552 होगा अधिकतम और मिनिमम कितना होगा? वर्तमान में कितना है? 545, जिसमें से 543 निर्वाचित होंगे और 2 मनोनयन किए जाएंगे। इसमें मैक्सिमम कितने होंगे? 250। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 और वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं, ठीक है। कितने हैं? 245। इज इट क्लियर? 245 सदस्य हैं। इन 245 में से 12 सदस्य क्या होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत करेगा कौन? मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो बचे कितने? अब घटा दो, इसमें से कितने बचेंगे? शायद 233। देखो 233 ही बचेंगे। ये होते हैं निर्वाचित। ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जल्दी से बताओ, 233 है ना? हाँ ठीक है। ये कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। इतना फैक्ट क्लियर हुआ कि लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है, ठीक है। निम्न सदन होता है, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए सीधे सदस्य भाग लेते हैं, इसमें आते हैं। इसके अलावा ये अस्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। अस्थायी सदन का मतलब ये होता है कि जिसे कभी भी भंग किया जा, राष्ट्रपति जब चाहे क्या होता है, या प्रधानमंत्री जो होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही तो पीएम होता है। बहुमत दल का नेता वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आप सभी को पता है लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, यू नो। आप सभी जानते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सम्मान के साथ बोले तो श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। गुजरात में परंपरा है पिता का नाम अपने नाम के आगे ऐड कर देते हैं, तो इनका नाम क्या है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। इनके पिता का नाम दामोदर दास है। गुजरात में ज्यादातर देखेंगे कि जो पिता के नाम को आगे रखते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे गुजरात के लोग होंगे वो पिता का नाम अपना आगे रख लेते हैं। ये परंपरा है गुजरात में। आप बताओ, ये सारी चीज क्लियर हुई? इसमें अभी और भी फैक्ट कुछ बताने हैं। अभी घबराओ मत, ये निम्न सदन और अस्थायी सदन क्या है इनके बारे में और डिटेल में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। ये तो अभी मैं फैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, इसका जो क्लियर विजन है वो। अभी एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति भी पढ़ाऊंगा मैं, एक एक बिल्कुल डिटेल में एकदम, है ना। घबराओ मत। ये बता दो अभी फिलहाल इतनी चीज जो है, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। ये फैक्ट हैं, ये आप ज्यादा से ज्यादा याद करना, ठीक है। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। यस यस यस। बाकी लोग भी कमेंट करके बताओ जल्दी से। भूमिका यस, ज्योति तोमर यस, आनंद साक्य यस। बाकी लोग भी कमेंट करके बताओ। और ये नोट जरूर कर लेना इन चीजों को। ये मैं सब बता दूंगा कि राष्ट्रपति कब मनोनीत करता, कैसे करता, कौन सा आर्टिकल है। अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको। निर्वाचन भी पढ़ाऊंगा, इनका कैसे निर्वाचन होता है। आप सब हालांकि पढ़े हुए इन चीजों को, निर्वाचन तो समझते ही होंगे कैसे होता है, क्या एज है, वो भी सब बता दूंगा, सब बताऊंगा। घबराओ मत, एक एक पॉइंट बताऊंगा। अभी अभी तो सिर्फ मैंने संसद बताया, उसमें कुछ फैक्ट थे वो बता दिया, आपको ओवरव्यू दे दिया, है ना। एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी मोटी मोटी, हाँ ये चीज होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। इज इट क्लियर? अब ये बताओ, नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लो तो थंब दे दो मुझे फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। नोट डाउन करने के बाद जल्दी से थंब दे दो या बोल दो नोट कर लिया, यस सर बोल दो, कुछ भी बोल दो। यदि आपने नोट कर लिया है तो फटाफट मुझे थंब दे दो। यस यस, अंकुश तोमर, ज्योति तोमर, ठीक है। भूमिका, पुष्पांजलि, ठीक है। ग्वाल बाल कृष्णा यानी अनुज यादव, सचिन रावत, ठीक है। सभी के कमेंट आ गए, यानी आप सभी लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया।
एक था लोकसभा, एक था राज्यसभा। ठीक है, ये मैंने बताया क्या होता है, ये स्थायी सदन होता है। अभी मैंने कहा था आपसे, तो इसका जो कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, पूरी लोकसभा भंग हो जाती है, उससे पहले भी भंग हो सकती है, वो प्रधान राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अब राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था, ये स्थायी सदन है। तो स्थायी सदन क्यों है, क्योंकि ये कभी भी इसके सभी सदस्य एक साथ इस्तीफा नहीं देते। इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में, ये बात नोट कर लेना मैं जो कह रहा हूं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या दे देते हैं, इस्तीफा देते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं, उनका कार्यकाल पूरा होगा और वो क्या देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो नए सदस्य आते रहेंगे, इसीलिए परमानेंट हाउस बोला जाता है। ठीक है, और लोकसभा क्या है, ये नॉन परमानेंट हाउस है। अभिनेंद्र साख लाइव आ चुके हैं, काफी देर में आए आप। लोकसभा क्या है, ये अस्थायी सदन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी का कार्यकाल फिक्स है 5 वर्ष के लिए, और उससे पहले भी अगर प्रधानमंत्री की अनुमति पर क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है भारत में, बहुत कम ही हुआ कि पूरी लोकसभा हो पाई हो। अभी पिछले 5 साल में कंप्लीट हुई है, जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से आए, और अभी भी इस बार भी हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि कॉल आ रही है बार बार। चलिए ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं, जैसे मान लो 60 मेंबर है वर्तमान में, है तो कितने, 243, 243, उसमें से क्या होगा, प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य ऑटोमेटिक, उसका संरचना, उनका कार्यकाल पूरा होगा, वो इस्तीफा देंगे, फिर उनके लिए चुनाव होगा, नए सदस्य आ जाएंगे, फिर अगली बार 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, वो जाते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर हुई आपको। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट हाउस है। क्या बोला जाता है, स्थायी सदन बोला जाता है राज्यसभा को। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इन सब में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। इनकी पावर की बात नहीं करूंगा मैं, अध्यक्ष की क्या पावर होती, कैसे चुनाव होता है, वो आगे बता दूंगा मैं अभी आपको। ये सब इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। और एक होता है उपाध्यक्ष। जैसे क्या होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, जब आप कोई मीटिंग या कार्यक्रम करते हैं, तो ये भी लोकसभा के संसद में भी क्या होगा, मीटिंग तो अटेंड होती हैं, तो वहां क्या होता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे लोकसभा स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा स्पीकर। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बताऊं, इसका काम क्या होता है कि जो बैठक हुई है उसको क्या करना, कौन भाषण का क्रम निर्धारित, कौन कब बोलेगा ये डिसाइड करना, कितने समय तक बोलेगा। ठीक है, उस पूरे के पूरे एक तरह से एंकर का काम ये करता है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है। इसके पास बहुत राइट्स होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा राइट होता है। कोई बिल अगर अटक जाता है, 50-50% वोट हो जाए, आधे पक्ष में आधे विपक्ष में, तो फिर यही डिसाइड करता है। तो ये सब आगे का चर्चा है, फिलहाल हम इतना बता देते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कोई कमेंट करके मुझे बताओ, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, किसी को पता है क्या? मैं हिंट दे दे रहा हूं, ये वर्तमान में राजस्थान के हैं। कौन से, राजस्थान के अंदर जो मंडी पड़ती है, क्या नाम, कोटा से शायद ये निर्वाचित सदस्य हैं, राजस्थान के हैं। मैंने बता दिया आपको कौन है, अब आप खुद बता दीजिए कौन है, वो आप जाने। राजस्थान से कोटा सीट से ये निर्वाचित हैं लोकसभा में। तो अध्यक्ष कौन है, जरा कोई बताएगा नाम? क्या किसी को पता है लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किसी का कमेंट नहीं आ रहा, मैं ही बता दूं। शंकर जी का नाम भी आता है इनके नाम से पहले। अब तो बता दो, इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? क्या कोई बताएगा? कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्या कौन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? किसी को नहीं पता क्या? मैं बता देता हूं, ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। है या नहीं है? कौन है सदस्य वर्तमान में अध्यक्ष, कौन है? ओम बिड़ला। कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या पता था आपको? शायद आप लोगों को पता नहीं था, किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा। नो नो नो। ठीक है, वर्तमान में कौन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कौन है? ओम बिड़ला। और नो नो, सबका कमेंट नो आ रहा, यानी बेसिक जानकारी भी आप लोग नहीं रखते हो, करंट अफेयर पेपर कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग। उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है।
ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री, तब से उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। ठीक है ना, उपाध्यक्ष का पद क्या है, लोकसभा का रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ अध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष ही है वर्तमान में, वो कौन है, ओम बिड़ला है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज पूछा जाता है इसमें, दो तरह होते हैं, एक नेता पक्ष होता है, एक नेता प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए नेता पक्ष, अर्थात जिसकी पक्ष में बहुमत है, अर्थात जैसे बोला था बहुमत दल का नेता, तो वो कौन होता है, पीएम होता है। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, आपको पता ही, अभी प्रधानमंत्री बताए थे। तो नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है, नेता पक्ष के हैं। ठीक है, ये बहुमत दल के नेता हैं, और ये किस पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। और अगर मैं बात करूं विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है। कारण, क्योंकि अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें किसी भी पार्टी को 10% सीट ही नहीं मिल पाई। मिनिमम 10% सीट होनी चाहिए कम से कम, तब विपक्ष का नेता घोषित किया जाएगा। कोई विपक्ष की पार्टी ही नहीं बन पाई, तभी तो जो मनमानी चल रही है ना, कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है, क्या है, रिक्त पड़ा है। क्योंकि जनता ने विपक्ष का नेता बनने के लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। सारा का सारा वोट कहां गया, बीजेपी के फेवर में। इज इट क्लियर, वर्तमान में क्यों नहीं है, समझ पा रहे हो, रिक्त क्यों पड़ा है, क्योंकि किसी भी पार्टी को 10% सीट नहीं मिली। ठीक है, 10% सीटें होनी चाहिए, 55 सीटें कुछ, जबकि कांग्रेस की है ही नहीं, और किसी पार्टी की भी इतनी सीटें नहीं है। ठीक है, इसीलिए विपक्ष का जो पद है नेता का, वो खाली पड़ा हुआ, रिक्त पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर, कमेंट कर दिया करो बीच बीच में, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, या सिर्फ आप रामायण सुन रहे हैं। समझ आ रही है ना, यस सर, यस सर, यस सर, पुष्पांजलि। ठीक है, समझो क्या, हालांकि अभी देखो, ये घबराओ मत, ये कि नेता पक्ष क्या है नेता विपक्ष क्या, अभी सिर्फ मैंने नाम ही नाम, मैं तो सिर्फ फैक्ट फैक्ट करा रहा हूं अभी। आज पहली क्लास है संसद से रिलेटेड, तो मैं फैक्ट फैक्ट करा रहा हूं। ये नेता पक्ष क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है, सब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। विपक्ष का नेता, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था पहले दिन, सारे फैक्ट फैक्ट कराए थे, और मैंने बोला था 2 मिनट वेट करो, नहीं अगली क्लास का वेट करो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, और हुआ था ना क्लियर। फंडामेंटल राइट्स क्लियर, नागरिकता में पहले दिन फैक्ट कराया, उसके बाद क्लियर किया ना। वैसे ही संसद में अभी सिर्फ मैं फैक्ट फैक्ट करा रहा हूं, एक एक फैक्ट क्लियर करने के बाद डिटेल में पढ़ने का काम है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में, आपके एग्जाम में फैक्ट की डिमांड ज्यादा है, कॉन्सेप्ट की कम है। ठीक है ना, और मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं ताकि फ्यूचर में आप भूले ना इसको कभी भी, क्योंकि ज्यादातर टीचर फैक्ट पढ़ा के निकल लेते हैं, और मैं भी चाहूं बहुत आसान है, फैक्ट पढ़ा के निकल जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी कॉन्सेप्ट पढ़ाने की। और कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, राज्यसभा में भी लिख देना, नेता पक्ष कौन है, थावर चंद गहलोत हैं, जो कि कौन से, बीजेपी के हैं। लोकसभा में नेता पक्ष कौन है, बहुमत दल का नेता, सॉरी राज्यसभा में थावर चंद गहलोत लिख लो। राज्यसभा में सदन का जो नेता है वो कौन है, राज्यसभा के अंदर नेता पक्ष वो है थावर चंद गहलोत हैं। और नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस। नाम बोल रहा हूं, लिख लो, थावर चंद गहलोत नेता पक्ष, किसमें, राज्यसभा में। और गुलाम नबी आजाद ये कौन है, कांग्रेस के हैं। ठीक है, ये नेता प्रतिपक्ष हैं लोक राज्यसभा में। इज इट क्लियर। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, जो कि कौन है, बताओ कोई है, उपराष्ट्रपति का नाम कौन है, चलो बता दो आप लोग। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, सभापति। अध्यक्ष की जगह क्या बोला था, सभापति। तो मुझे बताओ, राज्यसभा का सभापति होता है, मैंने हिंट बता दी कि उपराष्ट्रपति होता है। जरा नाम बताओ आप लोगों में से किसे किसे पता उपराष्ट्रपति कौन है, कितना फैक्ट क्लियर रखते हैं आप। सर जी धीरे धीरे नाम बता दीजिए प्लीज। अच्छा लो, धीरे धीरे बोल देंगे, वो बोल देंगे नाम, अभी पहले मुझे ये बताओ कि राज्यसभा के अंतर्गत सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इतना बता दिया मैंने। ठीक है, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो आप मुझे ये बताओ कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, बताओ जरा, देखें किसी किसे पता है, कमेंट प्लीज, कमेंट करके बताओ वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है।
तूफान आने से पहले का सन्नाटा है क्या? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है? सब शांत कैसे हो गए? जल्दी से कोई तो बोलो। इससे पता चलता आप कितना न्यूज़पेपर और अपडेट रहते हैं चीजों से, आस पड़ोस की चीजों से आप अपडेट नहीं रहते हैं। देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाह 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 वाह, क्या बात है। सर इंटरनेट इशू कर रहा है, सचिन रावत जी का इंटरनेट इशू कर रहा है। क्या पूछा था? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो जिसे बोल रहे हैं द्वितीय राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो। मैं प्रथम नहीं पूछ रहा हूं, मैं वर्तमान में पूछ रहा हूं। अंकुश तोमर, कहाँ पहुंच गए आप? यस, ज्योति शाक्य का आंसर है वेंकैया नायडू। यस, राइट आंसर। हाँ, सचिन रावत नायडू लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, लिख लो एम वेंकैया नायडू। नाम लिखो एम वेंकैया नायडू। बीजेपी से हैं ये, ध्यान रखना, एम वेंकैया नायडू। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्र उपराष्ट्रपति बन गए तो फिर किसी पार्टी से इनका लेना देना नहीं रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन ये बीजेपी से थे, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। और यही है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। हो गया ये। अब इसमें भी दो होते हैं, नेता पक्ष नेता विपक्ष। अभी मैं बता देता हूं नाम, नेता पक्ष और नेता विपक्ष। लिख लो, नेता पक्ष कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, राज्यसभा में, ठीक है। और लोकसभा में तो मैंने बता ही दिया है, ये रे। राज्यसभा में लिखो थावर चंद गहलोत, नेता पक्ष में। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं, ठीक है ना, इज इट क्लियर? बीजेपी से हैं ये। और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष लिखो, विपक्ष का नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद। बड़ा अजीब नाम है इनका, नवीन नाम है, आगे गुलाम पीछे आजाद, है ना, गुलाम नबी आजाद। मजाक की बात थी ये, किसी का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। चलिए लिख लो, कांग्रेस के हैं ये, ठीक है ना, गुलाम नबी आजाद। ये किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं ये। लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो। अब तो पर्याप्त सबके पास टाइम भी मिल रहा होगा, अच्छा फोकस करो स्टडी पर, ठीक है ना। ये मौका बढ़िया है, फाइट करो एग्जाम आसानी से, जितना ज्यादा मेहनत करोगे। मेहनत बहुत, अब मेहनत के साथ साथ ये नहीं कि हार्ड वर्क के साथ ना स्मार्ट वर्क भी सीखो, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क करना सीखो। मैंने कहा ना कि ये नहीं कि आप रात दिन किताब चाटते रहो, उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट के साथ देखो कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पिक किए जा रहे हैं और क्या उसका पैटर्न है एग्जाम का, इसको समझो। ये स्मार्ट वर्क होता है। एक होता है कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ते रहो, आप नोट्स यही पढ़ो। मैंने कहा कि कोई रेफरेंस बुक मत लो आप, जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, मैंने ये वाक्य मैं बार बार बोलता हूँ, नोट कर लो इसको बार बार, की मैं कर रहा हूं कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। इट इज बेटर देन टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन रीड टू 10 बुक्स वन टाइम, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। और आप लोग क्या करते हो, बुकों का भंडार लगा लेते हो, नई नई बुक लेते रहते हो, और उसके बाद पढ़ने के लिए एक ही बुक को आधा भी नहीं पढ़ा जाता है। एक ही बुक पढ़ो, कोई भी पब्लिकेशन के लिए आओ, लेकिन उस बुक को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, ठीक है ना। सब किताबों का कोई भी निचोड़न एक ही है, क्योंकि सब ने एक दूसरे से कंटेंट को कॉपी किया हुआ है कहीं ना कहीं से, बस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, वैल्यू चेंज होगी सिर्फ और एग्जाम में, मैथमेटिक्स या किसी में भी। बाकी जीएस में क्या नया इनोवेशन करेगा, लिखने का तरीका हो सकता है बेटर, बाकी कोई फैक्ट है वो तो चेंज हो नहीं सकता, जो फैक्ट है वो है। फिर चाहे उसे कोई भी, चाहे ल्यूसेंट पब्लिकेशन हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे पूजा की हो, चाहे पीडी की हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, फिर चाहे उपकार की हो, है ना, चाहे अरिहंत की हो, चाहे फिर वो किसकी हो, उसकी घटना चक्र की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, फैक्ट को तो बदल नहीं सकता। फैक्ट फैक्ट है तो रहेगा, कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो, और कॉन्सेप्ट के लिए मैं बैठा हूं,
फैक्ट चेंज हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, एक ही बुक को पढ़ना, बार बार पढ़ना है। अब जरा टाइम बताओ कितना हो रखा है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं, अगर टाइम हो गया है तो। और आज मैंने बहुत अच्छी चीज, एक चीज आप तो पीईटी क्लियर किया, पीईटी के जितने डाउट्स थे वो क्लियर किया। इसके अलावा संसद का पार्ट स्टार्ट कर दिया और मॉर्निंग में ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली वो क्लास जरूर अटेंड करें, टाइम हो चुका है। तो आगे की चीजें मैं कल करूंगा। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो मुझसे पूछ लो फटाफट, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर अभी के लिए कोई डाउट है तो क्वेश्चन तो पूछो ही, मतलब क्वेश्चन तो जब खत्म हो जाए संसद तब पूछना, ठीक है। आई होप कि जब मैं पार्ट संसद वाला पार्ट फिनिश कर लूंगा तो आपका कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप से खुद क्वेश्चन करता रहता हूँ। आपसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं, शायद ही कोई क्वेश्चन बचे, अगर फिर भी बचता है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछना। अब मुझे ये बताओ कि आपका ये कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैंने जो चीज बताई वो डाउट है इस पर, किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है पीईटी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई हो, जल्दी से पूछो। और मॉर्निंग वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग सेशन में आ चुकी है। जिन लोगों ने क्लास मॉर्निंग में नहीं ली थी वो क्लास जरूर अटेंड करें। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट था, बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया था मॉर्निंग में हमने, जल्दी फिनिश कर दी थी क्लास, वजह थी कि कम लोग लाइव थे इस वजह से, ठीक है। तो फटाफट पूछो जल्दी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट की क्लास होगी? कल मॉर्निंग में मैथ की क्लास होगी। बता तो दिया था कि अब मॉर्निंग में मैथ चलेगा, तो बता दिया। ओके 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 सर, ओके सभी को वेरी वेरी गुड नाइट। अब आप लोग एक एक करके क्लास को लीव करते जाइए, देन तब मैं लीव करूंगा। क्या होता है, मैं लीव करने के बाद में आप लोग रह जाते होंगे। एक एक करके सब लोग लीव करते जाओ फटाफट, अब लीव करो आप, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।